इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसका खुलासा तो आर के सिंह को ही करना चाहिए। उन्हें वो नाम बताना चाहिए कि बीजेपी के किन नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश की, पैसे खर्च किए उनको हराने के लिए। और जदयू के लोग बताएं कि नीतीश जी क्यों नहीं दिल्ली जाते हैं, तो प्रधानमंत्री से नहीं मिलते हैं, या दूरी बना के क्यों चल रहे हैं। जदयू को तोड़ने की कोशिश कई बार पहले भी किया बीजेपी वालों ने। मैं समझता हूँ कि नीतीश जी को भी इन चीज़ों का आभास बढ़िया से हो चुका है। एक बार तो उनका बयान भी आया था कि हम एनडीए में बीजेपी से अलग इसलिए हो रहे हैं कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो परिक्रमा में लगते रहते हैं, चारों तरफ घूमते नेताओं के आसपास इर्द गिर्द, चाहे पार्टी मुख्यालय में घूमते रहें, केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली जाकर घूमते रहें, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मिलने के लिए कोई जगह नहीं है। जो सिर्फ सदाकत आश्रम में घूमते रहते हैं, क्षेत्र में कहीं नहीं घूमते हैं, या कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में घूमते रहते हैं, नेताओं के आसपास परिक्रमा लगाते रहते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं, और जब संघर्ष का मौका आता है तो वो दिखाई नहीं पड़ती ज़मीन पर। वो वैसे कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं और एनडीए गठबंधन से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर भी है। और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता, पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा सर हैं। सर, नीतीश कुमार को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो बार बार बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहा है, तैर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से नीतीश कुमार ने दूरी क्यों बनाई हुई है? दिल्ली दौरे पर नहीं मिलते हैं, दिल्ली के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते हैं। इसका बेहतर जवाब तो खुद नीतीश कुमार ही दे सकते हैं, जेडीयू के नेता लोग दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जेडीयू के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और अब आर के सिंह का जो कल बयान देखा, उससे तो लगा बीजेपी के अंदर भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। खुलेआम उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी नेताओं पर कि मेरे को हराने के लिए बीजेपी के नेताओं ने बड़ी साजिश की थी। तो मैं समझता हूँ ये जो घटनाक्रम है वो समझने को पर्याप्त है कि इन दोनों दलों के बीच में भी और गठबंधन के बीच में भी जो एनडीए गठबंधन है कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। अपने में निहित स्वार्थों को लेकर सब राजनीति कर रहे हैं। इन्हें ना तो बिहार की चिंता है, न राजनीति की कोई चिंता है, बल्कि एक दूसरे के पैर खींचने में लोग लगे हुए हैं। बहुत गंभीर आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही लगाए कि हमें तो हराने की साजिश रची ही गई, पवन सिंह को उतारा गया, पैसे खर्च किए गए, बीजेपी के नेताओं ने उनको पैसे दिए और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसका खुलासा तो आर के सिंह को ही करना चाहिए। उन्हें वो नाम बताना चाहिए कि बीजेपी के किन नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश की, पैसे खर्च किए उनको हराने के लिए। और जदयू के लोग बताएं कि नीतीश जी क्यों नहीं दिल्ली जाते हैं, तो प्रधानमंत्री से नहीं मिलते हैं, या दूरी बना के क्यों चल रहे हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, उसमें भी नहीं जा पाए जब दिल्ली में थे वो। उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर 2-2 बार भोज होता है, अमित शाह आते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, नीतीश कुमार एक बार भी शामिल नहीं होते। इसलिए मैं कहा ना, जो मैंने कहा उसको आप समझने के लिए पर्याप्त ये घटनाक्रम बताते हैं कि बीजेपी जदयू में भी कुछ भी ठीक ठाक नहीं है और बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो कहा और कई बार कहा, उसी रास्ते पर बीजेपी चल पड़ी है कि क्षेत्रीय छत्रपों को समाप्त कर देना है, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त कर देना है? बिल्कुल, मैं सोचता हूँ एनडीए में जो दल बीजेपी के साथ गठबंधन बना के चल रहे हैं उन्हें तो अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है। बीजेपी अपने साथ के लोगों को ही धीरे धीरे ख़त्म करती है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे के साथ किया क्या अभी हाल में हम लोगों ने देखा। तो ये बीजेपी की पुरानी हरकतों में शामिल बातें हैं। जदयू को तोड़ने की कोशिश कई बार पहले भी किया बीजेपी वालों ने। मैं समझता हूँ कि नीतीश जी को भी इन चीज़ों का आभास बढ़िया से हो चुका है। एक बार तो उनका बयान भी आया था कि हम एनडीए में बीजेपी से अलग इसलिए हो रहे हैं
कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छे संकेत तो न बीजेपी के लिए है, न जदयू के लिए, न एनडीए के लिए। अब कांग्रेस पर लौटते हैं सर। कल कांग्रेस ने सबसे पहले तो कई राज्यों में बड़े बदलाव किए, कई राज्यों के प्रभारी बदले। मुझे ठीक से याद हो तो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए और बिहार में भी कांग्रेस के प्रभारी बदले गए। कृष्णा अल्लावरू कल वो बिहार आए और उनका पूरा भाषण मैंने सुना। ऐसा लगा कि कांग्रेस ने बिल्कुल गियर बदल दिया है, एक्सीलेटर पर पांव रख दिया है और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी 2020 या दूसरे विधानसभा चुनाव के मुकाबले अलग है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, पार्टी को लेकर तमाम तरह की बातें उन्होंने कही। कितना फ़र्क पड़ेगा प्रदेश के प्रभारी बदले जाने से? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, प्रदेश के जो प्रभारी बनाए जाते हैं वो आला कमान और राज्य के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। और जो प्रभारी बनाए जाते हैं उनके पृष्ठभूमि को देखते हुए, उनके कार्य करने के क्या तरीके हैं, उसको देख के ही उनको प्रभार दिया जाता है। कृष्णा अल्लावरू जी को आज तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उन्होंने बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है, ये उनकी खासियत है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अब रेस के घोड़ों को तरजीह दी जाएगी, बारात के घोड़ों को तरजीह नहीं दी जाएगी। टिकट रेस के घोड़ों को मिलेगा, दौड़ाया उन्हें ही जाएगा। कांग्रेस में एक माफ़ कीजिएगा विसंगति देखने को मिली है। बड़े नेताओं के बेटों को टिकट मिल जाता है और जब लाठियां खाने की बारी आती है तो फिर दिल्ली से श्रीनिवास वीवी आते हैं। बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठियां खाते हैं और बाकी जिनको टिकट मिलता है वो कहीं दिखाई नहीं देते। देखिए, हमारे नए प्रभारी ने जो बातें कही हैं जी, वो एक तरह से उन्होंने एक लाइन खींच दी जी, और अपना माइंडसेट बता दिया बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय और पटना सदाकत आश्रम की दौड़ भाग करने से कुछ नहीं होगा, जी, अपने इलाके में, क्षेत्र में काम करिए। जी, चूँकि वो कुशल संगठन करता है जी, और मैं समझता हूँ उनके संगठनात्मक अनुभवों का लाभ जी, निश्चित तौर पर बिहार में कांग्रेस को मिलेगा। आप आने वाले समय में देखेंगे कि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, जो काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, जी, जो परिक्रमा में लगते रहते हैं, चारों तरफ घूमते, नेताओं के आसपास इर्द गिर्द, चाहे पार्टी मुख्यालय में घूमते रहें, केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली जाके घूमते रहें। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये अच्छा संकेत है उन कार्यकर्ताओं के लिए जो पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, जो लड़ते हैं, पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ते हैं। उन लोगों को बल मिला है नए प्रभारी के इस तरह के संबोधन से और मैं समझता हूँ उत्साह में ज़्यादा बेहतर काम होगा और कांग्रेस अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगी। बहुत माफ़ी के साथ ये सवाल भी सर, कृष्णा अल्लावेरू ने ये कहा, प्रदेश प्रभारी ने ये कहा कि दिल्ली की दौड़ लगाना छोड़ दो, पटना की दौड़ लगाना छोड़ दो। पार्टी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, चुनावी साल में भी उनका ज़्यादा वक्त दिल्ली में ही गुजरता है, बिहार में उनका वक्त कम गुजरता है। तो ये नसीहत उनके लिए भी थी या आने वाले दिनों में बिहार में दिखेंगे? नहीं, मैं इसे सत्य नहीं मानता। जी, प्रदेश अध्यक्ष कोई महत्वपूर्ण बैठकों में भी दिल्ली जाना होता है जी, और वो नहीं भूलना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य भी हैं, जी, पार्लियामेंट का सेशन चलता है, तो दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा। दिल्ली तो पार्लियामेंट दिल्ली में है। जी, इस तरह की बातें उन पर लागू नहीं होता है। ये बातें उन्होंने उन लोगों के लिए कही है जो सिर्फ सदाकत आश्रम में घूमते रहते हैं, क्षेत्र में कहीं नहीं घूमते हैं, या कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में घूमते रहते हैं, नेताओं के आसपास परिक्रमा लगाते रहते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं और जब संघर्ष का मौका आता है तो वो दिखाई नहीं पड़ती ज़मीन पर। वो ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने कहा और ये अच्छी बात कही है। जो मेहनत करेगा, जो मेहनत कर रहा है, उन लोग तरजीह मिलेगी। तो कार्यकर्ताओं, इसलिए मैंने कहा नए प्रभारी का आने से बहुत उत्साह बढ़ा है और दुगने उत्साह से कांग्रेस के लोग काम करेंगे और बेहतर प्रदर्शन के साथ हम बिहार में अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कल ये कहा कि टिकट बंटवारा ठीक से हो जाए तो हम वादा करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा, बेहतर परफॉर्मेंस होगा।
टिकट बंटवारे को लेकर कोई मतलब सीट शेयरिंग को लेकर कोई अंदेशा है जिस तरह से आरजेडी ट्रीट करती रही है कांग्रेस को? नहीं, ऐसी कोई अंदेशा नहीं है जी उनके कहने का मतलब था जी कि किसी भी गठबंधन में समझौता सम्मानजनक ही होता है। हर पार्टी के अपने अपने इलाकों में प्रभाव क्षेत्र है, अच्छे उम्मीदवार होते हैं, तो उसको ध्यान रख के टिकट वितरण हो तो बेहतर प्रदर्शन होगा। कई बार हम लोग भी देखते हैं कि कुछ ऐसी सीटें हमें मिल गई हैं जहाँ पिछले कई चुनाव से नहीं जीते। कहने का तात्पर्य था कि हम बेहतर प्रत्याशी जहाँ हमारा है, जहाँ ग्राउंड में हमारा काम हो रहा है और उस प्रत्याशी में अपना भी कुछ दमखम है और जहाँ हमारी कुछ आधार भी है, जीत की संभावना जहाँ ज़्यादा है। बिल्कुल जी इसलिए उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा और अच्छी बात कही है कि समझौता तो सम्मानजनक ही होना चाहिए। और मैं समझता हूँ बिहार में जो हमारा गठबंधन है कांग्रेस राजद वामपंथी दलों का, वो मिलजुल कर हम चुनाव लड़ेंगे और सम्मानजनक समझौता होगा और सब पार्टी को अपना उसका वाजिब हक मिलेगा। स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी सीट शेयरिंग चाहेगी कांग्रेस, जहां कांग्रेस स्ट्राइक रेट अपना बेहतर कर सके। देखिए, स्ट्राइक रेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में जो भाजपा और जदयू की सरकार है उसने राज्य की जनता को निराश किया। बड़े पैमाने पर फिर से आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। निर्माण के क्षेत्र में लगातार हम लोगों ने देखा कई पुल पुलिया बना है और गिर गया है, टूट रहा है, बह रहा है। तो कमज़ोर कंस्ट्रक्शन कब होता है? जब उसमें भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार और अफसरशाही राज्य में बढ़ा हुआ है, सबको पता है। ग्रामीण इलाकों में भी बिना भ्रष्टाचार के आपको साधारण कार्यकर्ता साधारण समस्या को लेकर भी कहीं जाता है तो उसकी नहीं सुनी जाती है। तो इन सभी बदहालियों से बिहार को अगर बचाना है और जो वादा खिलाफी किया नरेंद्र मोदी ने बिहार के साथ और जिस तरह से नीतीश जी अब डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जैसा पहले वो करते थे, तो परिवर्तन की आवश्यकता तो बिहार में है ही। कांग्रेस के कुछ विधायकों के टिकट भी कटेंगे इस बार। अब ये तो नीतिगत बातें हैं, इसका जवाब तो प्रदेश अध्यक्ष ही दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारे विधायक इस क्राइसिस के काल में भी पार्टी के साथ जुड़े हैं और अपने इलाके में सक्रिय हैं, उनका टिकट नहीं कटना चाहिए। आखिरी सवाल है, कल आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र से ये सवाल पूछा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा उनको तो हमारे साथ आना है, इसलिए वो नहीं गए हैं। इत्तेफाक रखते हैं आप इस दावे से? पता नहीं भाई वीरेंद्र ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बातें कही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह की कोई संभावना निकट भविष्य में तो मैं नहीं दिखता। तो ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी के पूर्व MLC प्रेमचंद मिश्रा सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।